नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के प्रमुख और प्रसिद्ध एकांकीकार भुवनेश्वर की चर्चा करेंगे। मित्रों, भुवनेश्वर एक ऐसे एकांकीकार हैं जिनकी एकांकियों में जीवन की विसंगतियों को उकारा गया है और ऐसा काम एक ऐसा रचनाकार ही कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन में विसंगतियों को देखा हो, विसंगतियों को भोगा हो और अनुभव किया है। भुवनेश्वर के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बाल्यकाल में ही इनकी माताजी का देहांत हो जाता है और इसके उपरांत उनके लालन पालन की जिम्मेदारियां इनकी सौतेली मां के पास आ जाती है। तो उनकी सौतेली मां उन्हें विविध प्रकार से प्रताड़ित करती है, दुख देती है और भुवनेश्वर जी ने बाल्यकाल से ही जो दुख देके जो पीड़ा भोगी, उन्हीं को अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरा है। जब हम उनकी एकांकियों को पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उनकी एकांकियों में जो वर्णित दुख है, वर्णित विसंगतियां हैं, भुवनेश्वर जी के जीवन की ही उपज है। तो ये कहा जा सकता है कि उनके यथार्थ जीवन में जो भोगा, उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। भुवनेश्वर जी एक व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं थे, इसलिए परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर सके। और जब परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर सके तो उन्होंने विविध प्रकार की विसंगतियों और वितरकताओं का सामना लेना। अगर हम उनके जीवन और जन्म की चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं कि भुवनेश्वर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 1910 में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनका नाम ओंकार बख्श था। जब भुवनेश्वर जी 1.5 वर्ष के होते हैं तभी इनकी माताजी का देहांत हो जाता है और इनके लालन पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी सौतेली मां पर आती है। और इनकी सौतेली मां इन्हें किस प्रकार से दुख देती है, किस प्रकार से परेशान करती है, वो सब यहीं से प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, अभावों से ग्रसित और उपेक्षा का शिकार भुवनेश्वर के व्यक्तित्व में परिवर्तन आना लाजमी था और ऐसा ही हुआ। उनका व्यक्तित्व सामान्य नहीं रह सका, उनका व्यक्तित्व एक अलग ही प्रकार का हो गया। हालांकि भुवनेश्वर के चाचा थे जिनका नाम महामाया प्रसाद था। उनका भुवनेश्वर पर असीम स्नेह था। हर दृष्टि से वो उन्हें देखते भालते थे, परंतु उनका स्नेह भुवनेश्वर के जो घाव थे उनको भरने में नाकाम थे। जब भुवनेश्वर जी 14 वर्ष के होते हैं तो उनके जीवन में
एक घटना और घटित होती है, उनके चाचा का भी देहांत हो जाता है। अब परिस्थितियां और भी विषम बन जाती है। एक सहारा था, वो भी टूट जाता है। आर्थिक तंगी और परिवार में उपेक्षित महसूस करने वाले भुवनेश्वर आखिरकार मन ही मन निर्णय लेते हुए वो घर छोड़ देते हैं और घर छोड़ करके चले जाते हैं। जब भुवनेश्वर जी घर छोड़ देते हैं, भुवनेश्वर जी क्या मित्रों, कोई भी घर छोड़ देता है तो प्रतिबंध और अंकुश उस पर किसी भी प्रकार के शेष नहीं रह जाते, वो स्वतंत्र हो जाता है। उस स्वतंत्रता कई बार स्वेच्छाचारी या कई विकृत परिस्थिति या प्रवृत्तियों को भी जन्म दे देती है। ऐसा ही भुवनेश्वर जी के साथ हुआ। भुवनेश्वर जी आवारा प्रवृत्ति के इंसान बन गए और इस आवारगीपन का कारण उनकी पारिवारिक स्थिति रही। शिक्षा की दृष्टि से हम भुवनेश्वर जी के बारे में चर्चा करें तो भुवनेश्वर जी की प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में हुई। इंटरमीडिएट उन्होंने बरेली से किया। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद भी आ गए। साहित्य में उनकी प्रारंभ से ही रुचि थी। हालांकि वो मेधावी छात्र थे, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में उनका मन कम ही रमता था। जब वो छात्र थे तभी उन्होंने हिंदी के अलावा दूसरी अन्य भाषाओं का भी अध्ययन उन्होंने किया था, जिसमें अंग्रेजी और उर्दू की हम चर्चा कर सकते हैं। रचनाओं की दृष्टि से देखें तो भुवनेश्वर जी की प्रारंभिक रचनाएं प्रेमचंद जी की जो पत्रिका है अंश, उसमें प्रकाशित होती थी, क्योंकि भुवनेश्वर जी का प्रेमचंद जी से अच्छे संबंध थे। कुछ अरसे तक भुवनेश्वर जी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े भी रहे। पढ़ाई जब छोड़ देते हैं तो इन्होंने इलाहाबाद में और लखनऊ में अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। भुवनेश्वर जी एक ऐसे इंसान थे जिन्हें रोटी कमाना जीवन का सबसे नीरस और कठिन कार्य लगता था। उनके बारे में कई प्रकार की बातें प्रचलित थी, मशहूर थी। वह एक साथ ही आवारे थे, जीनियस थे, पागल, सभी समझे जा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर जी के व्यक्तित्व में ये सभी गुण, आवारगीपन, जीनियसपन, पागलपन, सभी मौजूद थे। मृत्यु की ओर अग्रसर भुवनेश्वर जी के अंतिम दिन काफी मुश्किल और कठिनता भरे थे। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन लगभग खो दिया था और 1957 में बनारस की एक धर्मशाला में वो मृत पाए गए। तो उनकी मृत्यु के उपरांत ये कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर की मृत्यु एक बेचैन जीवन का त्रास्त अंत था। अब हम अगर भुवनेश्वर जी की रचनाओं की चर्चा करें, प्रमुख रूप से नाटकों या एकांकी के संदर्भ में, तो उनकी कुछ एकांकी है। एक साम्यहीन साम्यवादी, जिसकी रचना उन्होंने 1934 में की थी। इसके अलावा रहस्य रोमांच, जिसकी रचना उन्होंने 1935 में की थी। लॉटरी की रचना उन्होंने 1936 में की।
1936 में ही दूसरी कृत्रिम मृत्यु की रचना की थी, रोशनी और आग। रोशनी और आग की रचना उन्होंने 1941 में की थी। अब जो आज हम चर्चा करेंगे तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े एकांकी की रचना भुवनेश्वर जी ने 1946 में की थी मित्रों। इतिहास के कैंचुल 1948 में लिखा था। इसके अलावा उन्होंने 3 नाटक भी लिखे। नाटकों में कौन कौन से नाटक आते हैं? आजादी की नींद, जेरूसलम और सिकंदर। भुवनेश्वर जी की धीरे धीरे प्रवृत्ति ऐसी बन गई थी कि वो सामाजिक नाटकों से ऐतिहासिक नाटकों की ओर जाने लगे थे। 1935 में उनका एक एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था कारवा। कारवा एकांकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारवा के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि कारवा हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नई प्रगति का प्रवर्तक है, जिसमें बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड का सुंदर समन्वय है। भुवनेश्वर जी जीवन में व्याप्त बनावटीपन, हिपोक्रेसी को अपना लेखन का विषय मानते हैं। पात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों भुवनेश्वर जी के रचनाओं में एकांकियों में विशेष तौर पर नाटक और एकांकी में 2 तरह के या 2 प्रकार के पात्र मिलते हैं। एक तो वे जो भाव से आदर्शवादी नजर आते हैं लेकिन जिनमें अनेक दुर्बलताएं हैं। वो दुर्बलताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जिनमें जो कपटीपन है, मिथ्याचारिता है, व्यभिचार है। तो दूसरे वो पात्र होते हैं जो अंतर्मन से आदर्शवादी है, लेकिन परिस्थितियों ने इनको कमजोर बना दिया है। भुवनेश्वर जी ने अपनी रचनाओं में मनोवेगों को गहनता और सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है, उनका विश्लेषण किया है और विश्लेषण के उपरांत उन्होंने हमारे सामने रचनाओं के माध्यम से लाए हैं। उन्होंने किसी सुनी सुनाई या कहीं से पढ़कर व्यक्त नहीं किया, उन्होंने भोगा है, देखा है, अनुभव किया है और विश्लेषण किया है, उसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में जो यथार्थवाद है उसमें बड़ी सच्चाई है, उन्होंने सच्चाई के साथ प्रस्तुत किया है। उनके नाटकों के जो रंग संकेत हैं, पश्चिम के यथार्थवादी रंगमंच का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब मित्रों आते हैं तांबे के कीड़े। अभी मैंने जिक्र किया है कि तांबे के कीड़े का प्रकाशन 45-46 में किया गया था। ये भुवनेश्वर के प्रतिनिधि एकांकी की निगाह था। इसका प्रकाशन अंश में किया गया था और जिसको अमृत राय ने किया था। ये जो एकांकी है बर्नार्ड शॉ, मित्रों आप समझ सकते हो कि जो पश्चिम में बर्नार्ड शॉ का योगदान है वो एकांकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत विशिष्ट रहा है। उसी शैली में भुवनेश्वर जी ने तांबे के कीड़े एकांकी की रचना की है। मौजूद समाज, उस समाज में जो जो विकृतियां थी, जो जो कमियां थी, समस्याएं थी, उन समस्याओं पर, उन विकृतियों पर, उन विद्रप्ताओं पर भुवनेश्वर जी ने करारा व्यंग किया है। तांबे के कीड़े जो एकांकी है, इसके पात्र अनेक प्रवृत्तियों और अनेक मनोवृत्तियों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। इन पात्रों के माध्यम से ही सामाजिक विद्रुपताओं को भुवनेश्वर जी ने हमारे सामने लाए हैं। जीवन की अर्थहीनता इन पात्रों के माध्यम से भुवनेश्वर जी ने प्रस्तुत की है। जीवन की अर्थहीनता के वाहक ये बेचैन पात्र किस प्रकार बदलाव के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर ये पात्र किसी एक पुरानी अवस्था को नष्ट करना चाहते हैं तो उनके मन में नई व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि भुवनेश्वर जी ने जिन पात्रों की रचना की है वे पुरानी अवस्था को नष्ट करना चाहते हैं तो नई अवस्था को प्रारंभ करना भी चाहते हैं। कथा की दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तांबे के कीड़े में न कोई कथा है और न मंच के नाम पर इसमें सिर्फ एक काला पर्दा और झुंझुना लिए हुए अनाउंसर स्त्री है। अब आप देख लीजिए, ना तो कथा और ना मंच, फिर भी प्रमुख एकांकी किस प्रकार बनी, हम आज यही पढ़ेंगे। ये जो नाटक है, ये जो एकांकी है, ये अजीब है मित्रों। ये इसमें अजीबता के साथ शिथिल और गतिहीनता भी है। तो हो सकता है अजीब, शीतल और गतिहीन लगे, लेकिन एक बार नाटक का सूत्र हाथ में आने के बाद नाटक के अर्थ और प्रभाव से पाठक इस प्रकार बंध जाता है कि वो अछूता रह नहीं सकता। आप बाहरी रूप से देखोगे, ऊपरी रूप से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये शिथिल है, कुछ अजीब है, ये गतिहीन है, परंतु एक बार अगर आप प्रारंभ कर दोगे और मूल मंतव्य को समझ जाओगे तो इसका जो उद्देश्य मंतव्य है उससे प्रभावित हुए बिगड़ रहा ही नहीं जा सकता। भय और मृत्यु का प्रतिरोध करने का सबसे सशक्त ढंग है जीवन को जीने लायक बनाना। अगर आपका जीवन जीने लायक नहीं है तो उसमें विभिन्न प्रकार की भय और आशंकाएं भरी होंगी, और अगर आपको इन आशंकाओं से मुक्ति पानी है तो आपको जीवन को ऐसा बनाना होगा कि वो जीने लायक तो बने। नाटक का पूरा संघर्ष यही है कि आदमी मशीन ना बने, आदमी आदमी ही बना रहे। वर्तमान में देखिए, इंसान मशीन बन गया है। भोर से लेकर संध्या और संध्या से देर रात तक बस काम 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 कार्य में व्यस्त है। सामाजिक रिश्ते, नाते, बंधन, या यूं कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को किस प्रकार इंसान ने मार दिया है। तो भुवनेश्वर जी, ईश्वर भी बता रहे हैं कि इंसान मशीन ना बने, वो इंसान इंसान ही बना रहे और अपने जीवन को जीने लायक बना करके रखे। हालांकि इस एकांकी में कोई गंभीर कथानक नहीं है। भुवनेश्वर जी ने पात्रों के माध्यम से, उनके वार्तालाप के माध्यम से, उनके क्या कहते हैं, कथोकथन के माध्यम से कथा को गति दी है, विकसित किया है, आगे बढ़ाया है। हालांकि इनके जो पात्र हैं, इनकी बातचीत में भी कोई विशेष तारतम्य नहीं है। उन्होंने
उन विरोधों को सामने लाए हैं जो आधुनिक जीवन में हर समाज में मौजूद है। उन्होंने अपनी इस रचना में भाषा की दृष्टि से सही और सरल और उचित भाषा का प्रयोग किया है और नाटकीय संवेदना इसमें बनी हुई है। मानवीय संवेदना का इसमें भरपूर संयोजन है। तो ये कहा जा सकता है कि भुवनेश्वर की एकांकी है एक ऊपर से साधारण दिखाई देती हुई भी अंततः गहरा प्रभाव डालने वाली है। अब हम इसकी तात्विक समीक्षा बिंदुवार करेंगे।